जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही कालजयी फिल्मकार के बारे में, जिनके सिनेमा ने न सिर्फ अपने वक्त में बल्कि अपने वक्त की सीमाओं को लांघ कर आज के दौर में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। और जो लोग सचमुच अच्छे सिनेमा से प्यार करते हैं, अच्छे सिनेमा की चाहत रखते हैं, उनके लिए उनका सिनेमा जो है वो हमेशा हमेशा रेलिवेंट रहेगा और हमेशा एक कहना चाहिए कि टेक्स्ट बुक की तरह कहीं ना कहीं वो एक रास्ता दिखाता रहेगा। उसमें सिनेमा के जो तत्व हैं वो तो है ही, उसके अलावा दुनिया के तमाम देशों के या समाज के किसी भी हिस्से के लिए कहीं ना कहीं उसमें एक दार्शनिकता है, उसमें सियासत की बात है, उसमें निजी संबंधों की बात है, उसमें अकेलेपन की बात है, त्रासदी की बात है और कहीं ना कहीं दुनियादारी की बात भी है। हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त की, जिनका सिनेमा समय और काल की सीमाओं को लांघ करके हमेशा ही बहुत रेलिवेंट रहा है और आगे भी रहेगा। ये 2025 में जब हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त की, तो ये 2025 जो है गुरुदत्त का जन्म शताब्दी वर्ष है। हालांकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज उनका जन्मदिन नहीं है, लेकिन गुरुदत्त को याद करने के लिए सिर्फ सालगिरह या पुण्यतिथि जैसी तारीखों का सहारा क्यों लिया जाए, क्योंकि गुरुदत्त एक ऐसे फिल्मकार हैं जो आपको किसी भी दौर में आप हो या किसी भी वर्ग में आप हो, अगर आप दुनियादारी की दौड़ में शोहरत और दौलत की चकाचौंध में दौड़ते हुए उसको हासिल करने के लिए आप हाँफ रहे होते हैं, तो अचानक गुरुदत्त का गाना जो है वो कहीं बैकग्राउंड में आपके बजने लगता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। या जब सियासत को हम देखते हैं कि वो समाज की असलियतों से लोगों का ध्यान हटा करके अपने उपलब्धियों की डींगे मार रही होती है, उस पर शेखी बगा रही होती है, तब भी गुरुदत्त का सिनेमा जो है वो कहीं ना कहीं अचानक से गिरेबान पकड़ के झिंझोड़ने लगता है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये गुरुदत्त का सिनेमा था जिसने जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपने वक्त के दौरान तो लोगों को जागृत किया है, उनको चेताया, लेकिन आज भी उस सिनेमा की रेलिवेंस है। और आज हम इसीलिए गुरुदत्त के सिनेमा को, गुरुदत्त की शख्सियत को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में याद कर रहे हैं। हम ये गुरुदत्त को याद करने का सिलसिला हमारा लगातार इस साल जारी रहेगा, क्योंकि ये साल जो है 2025 इत्तेफाक से हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा के कुछ बहुत बड़े नामों का जन्म शताब्दी वर्ष है, जिनमें गुरुदत्त के साथ साथ गोपाल दास नीरज का भी नाम है। गोपाल दास नीरज पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सलील चौधरी जो कि बहुत मशहूर संगीतकार थे, ये उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष है। और ऋत्विक घटक जो कि बहुत जाने माने फिल्मकार थे और वो भी एक कालजयी फिल्मकार कहे जाते हैं भारतीय सिनेमा के, उनका भी ये जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। आज गुरुदत्त पर बात करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ कुछ बहुत वरिष्ठ लोग, कुछ बहुत खास लोग हैं जो कि सिनेमा पर खास तौर से गहरी पकड़ रखते हैं और सिनेमा के जरिए समाज को लगातार कुछ न कुछ समाज से जुड़े रहने का, समाज को जुड़े रखने का काम करते रहते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं मैं उनसे परिचय करा देता हूँ। प्रोफेसर जमील पारख साहब हैं हमारे साथ में, संजीत नार्वेकर साहब हैं, अजय ब्रह्मात्मा जी हैं, हितेंद्र पटेल साहब हैं और सौम्या बैजल जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो बात कही सौम्या जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ शुरुआत के लिए कि गुरुदत्त का सिनेमा जो है वो भले ही गुरुदत्त के निधन को एक लंबा अरसा बीत चुका है और जाहिर है उसके बाद उनकी कोई कृति सामने नहीं आई, लेकिन ये कि जो सिनेमा उनका है वो सिनेमा आज भी हम देखते हैं कि उसकी एक रेलिवेंस है। वो चाहे आप उसको कलात्मक दृष्टि से देखें, यानी सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से देखें, या जो उसका कंटेंट है उसके लिहाज से देखें। आप जो है गुरुदत्त के सिनेमा के बारे में अपनी शुरुआती टिप्पणी में क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी को नमस्कार। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि गुरुदत्त शायद उन फ्यू मेकर्स में से हैं जिनका काम हर पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं कि हर तरह से रेलेवेंट है। मतलब कला के दौर में तो खासकर, मतलब सिनेमाटोग्राफी के जो उनका काम है वीके मूर्ति जी के साथ, आप चाहे कागज के फूल देख लीजिए, जिस तरह से उसमें लाइट और शैडो का प्ले है, मतलब जिस सीन में वो खासकर स्क्रिप्ट को दे रहे हैं वहीदा रहमान को देवदास की, और जब वो फाइनली वो उनसे कह रहे हैं कि वो पारो का किरदार निभाएं, या साहिब बीबी और गुलाम जो गुरुदत्त की निर्देशित में उनका नाम नहीं है और अबरार आलवी जी का नाम है, लेकिन उसमें जिस तरह से कैमरा वर्क इस्तेमाल किया गया है, खासकर छोटी बहू के किरदार के पूरे मतलब जिस तरह से मीना कुमारी जी का चेहरा दिखाया गया है,
या जो पोइट्री का जिस तरह से साथ है, चाहे आप प्यासा देख लीजिए या आप कागज के फूल देख लीजिए, मतलब प्यासा में जो पोइट्री है साहिर की, वो डीपली पॉलिटिकल पोइट्री है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दीज आर पोएम्स दैट आर नॉट जस्ट फॉर एन इंडिविजुअल। वो एक खाली इंडिविजुअल की कहानी नहीं है, वो एक सोसाइटल कमेंट्री है, जो बहुत जरूरी कमेंट्री है। सिर्फ उस वक्त की नहीं, आज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ऐसे सवाल उठाती हैं कि जिस समाज का हम हिस्सा हैं, जिस समाज को हम अब बना रहे हैं, क्या हम कलेक्टिवली एज सिटीजन्स उस समाज की तरफ जब देखते हैं, क्या क्या हम खुश हैं, क्या हमें नाज है उस हिंद पर जिसको हमने आज बनाया है। तो सिनेमा सिर्फ एक सिंगल दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सिनेमा में जो बाकी सारी कलाएं हैं जो साथ जुड़ती हैं, वो एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस बनाती हैं। उस होलिस्टिक एक्सपीरियंस में हर एक एंड पे गुरुदत्त ने जिस तरह से उसको एलिवेट किया है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही मेरे हिसाब से मैंने कई महीने पहले एक लेख लिखा था गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पे, जो ये था कि बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इंसिस्ट किया है कि हम फील करें। गुरुदत्त का सिनेमा ऐसा है जो इंसिस्ट करता है कि आप महसूस करिए, आप ठहरिए और समझिए कि महसूस करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर किरदार के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए। तो ये वो किरदार थे दोबारा जिनको कहीं एक कोने में डाल दिया जाता है। तो एक पोएट है जो कोशिश कर रहा है कि उसकी आवाज पहुंचे, जो गुलाब का कैरेक्टर है जो एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन वो क्या चाहती है। प्रोस्टिट्यूट अगर कविता पढ़ सकती है, समझ सकती है, तो ये हैरत की बात क्यों है। वो अगर जिस तरह से गा रही है, और प्रोस्टिट्यूट को दिखाने का तरीका, मतलब जाने क्या तूने कही में जिस तरह से कैमरा मूव कर रहा है, जिस तरह से आंखों से वो बुला रही हैं, मतलब हर एक पॉलिटिकली अगर आप हर एक किरदार को देखें, उस किरदार की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह गुरुदत्त अपनी स्क्रिप्ट्स में, अपने दिखाने के तरीकों में इंटैक्ट रखते हैं। और कई बार हम सब, बिकॉज प्यासा, कागज के फूल और ये फिल्में इतनी ज्यादा जबरदस्त फिल्में हैं कि कई बार बातें इन्हीं में सिमट के रह जाती हैं, क्योंकि ये फिल्में ऐसी हैं। लेकिन चौधरी का चांद, जो उनकी अर्लियर फिल्में हैं, आर पार, इन सब में आपको इन चीजों का एक कांस्टेंट एक झलक नजर आती ही है, जो आगे आके इन सारी फिल्मों में खैर फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एक वो रिकग्निशन, डेप्थ का जो आपको गुरुदत्त के सिनेमा में मिलता है, वो शायद ही आपको किसी और फिल्म मेकर के सिनेमा में मिले। साथ ही मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एक, खासकर कागज के फूल में जो आपको दिखता है, वो एक फिकल रियलिटी जिसको वो कन्फ्रंट करते हैं, जिस तरह से वो उसको कन्फ्रंट करते हैं, वो चाहे फिल्म जगत की फिकल रियलिटी हो। अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स आर सेट इन अ डिलैपिडेटिंग वर्ल्ड। तो मतलब अगर कागज के फूल का कॉन्टेक्स्ट है कि स्टूडियो स्ट्रक्चर्स एंड हो रहे हैं, साहिब बीबी और गुलाम का है कि फ्यूडल स्ट्रक्चर्स एंड हो रहे हैं, प्यासा का है कि द हैप्पी नेहरूवियन ड्रीम इज एक्चुअली बिकमिंग अ बिट हॉलो। तो आपको वो ट्रेजेडी खाली इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स में नहीं, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में भी नजर आती है। तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, द इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट। तो खाली एक इंडिविजुअल की एक सिंगुलर कहानी के साथ आप नहीं जूझ रहे हैं, आप एक सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझ रहे हैं, जो इंसिस्ट करता है कि गेज आपके खाली एक सिंगुलर गेज की तरफ ना आप देखें, बट एक वीजा सोसाइटल गेज के साथ आप आगे चलें। तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स ये हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब गुरुदत्त की बात होती है तो मतलब कोई अंत नहीं है, बातें करने का सिर्फ मन ही जरूर, करता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग बस अभी के लिए ये है। बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सौम्या जी। आपने जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स उठाए हैं, मैं उनको लेकर के आगे चलता हूँ। मैं परख साहब के पास आता हूँ। देखिए परख साहब, गुरुदत्त के बारे में जब, जैसा कि सौम्या जी ने कहा,
क्या आप बात करते जाएं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा मामला है कि आप गुरुदत्त के सिनेमा पर लगातार बात करते रह सकते हैं और फिर भी आपका मन भरेगा नहीं, क्योंकि वो सिनेमा जो है उसमें जैसे कि सिनेमाटोग्राफी का तत्व ले लीजिए, चाहे वो एक जो खास जो उनकी 3 फिल्मों का जिक्र हम लोग करते हैं बहुत बार, जो जिन्होंने उनको दरअसल कालजयी बना दिया, प्यासा, कागज की फूल और साहब बीबी और गुलाम। तो जो उसमें मेलनकोलिया का एक जो डिपिक्शन है वो अपने आप में जो जिस तरीके से आता है वो उनको बहुत बड़ा फिल्मकार बना देता है। उसमें ऑफ कोर्स जो कैमरा का काम है या और जो चीजें हैं, संगीत है, गीत है, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन निर्देशक के तौर पर जो उनकी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं जो इंसान के भीतर छुपी हुई उदासी है, जो उसका अकेलापन है, जो उसको इस भरी दुनिया में भी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले छोड़ जाता है, उसको बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं, कुल 8 फिल्में डायरेक्ट की हैं गुरुदत्त ने, कुल 8 फिल्में, और उनमें से 3 ये जो फिल्में हैं साहब बीबी और गुलाम हालांकि अबरार अलवी के नाम पर है, लेकिन प्यासा जैसा सिनेमा, आप प्यासा के सिनेमा को, जिसके 2 गाने बार बार आते हैं हमारे जहन में, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और दूसरा ये जो बात है कि जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ है, प्यासा की कहानी में कहीं ना कहीं एक को एलिमेंट जो शरद चंद्र वाला था, देवदास वाला, वो भी कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक मसीहाई, वो एक सलीब पर टंगे हुए इंसान की व्यथा भी है, जो गुरुदत्त, और खासतौर से गुरुदत्त ने अपनी भंगिमाओं में उसको दिखाया भी है, जब वो गाना गा रहे हैं या जब वो अपनी बाहें फैला करके सीन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सलीब पर टंगे हुए ईसा की तरह नजर आते हैं। वो एक कहीं ना कहीं एक मेटाफर इस्तेमाल होता है। आप क्या कहेंगे, प्यासा जैसा सिनेमा जो है वो, जिसको कि दुनिया की सार्वकालिक महानतम महानतम फिल्मों में शामिल किया गया है, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी इस समय पैनलिस्ट हैं वो अगर एक एक फिल्म के बारे में बात करेंगे गुरुदत्त की, तो वो दर्शकों के लिए भी ज्यादा मनोरंजक रहेगा और उनको समझने में भी ज्यादा आसानी होगी। फारक साहब। सभी को नमस्कार एक बार फिर। अमिताभ जी, आपकी ये बात तो मुझे ठीक लगी कि एक एक फिल्म पर बात करें, लेकिन वो फिल्म तो आपने चुन ली ना, मैंने तो थोड़ी चुनी है। मैं आप चुन लीजिए, मैं अपना प्रस्ताव खारिज कर देता हूं, आप चुन लीजिए, आपको जिस फिल्म पर बात करनी हो करें। चलिए, मैंने अपना प्रस्ताव खारिज कर दिया। मैंने सिर्फ सौम्या की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, बाकी आप जिस फिल्म पर बात करना चाहें उस पर करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात तो मैं प्यासा पर ही करूंगा, प्यासा के बहाने और पर भी करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत प्यासा से नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐसी फिल्म से जिसकी आमतौर पर गुरुदत्त के संदर्भ में चर्चा नहीं होती, लेकिन वो मुझे महत्वपूर्ण लगती है नेगेटिव कारणों से। नेगेटिव कारणों का मतलब है मिस्टर एंड मिसेज 55 उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, और ये फिल्म उस समय बनी थी जिस समय हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी और स्त्रियों के अधिकार दिए जा रहे थे। उस समय बहुत सारे फिल्मकारों ने तलाक के विरोध में फिल्में बनाई कि तलाक का अधिकार नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को, या तलाक जैसी चीज जो हिंदू समाज में नहीं है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गुरुदत्त की फिल्म तलाक के विरोध में बनाई, यानी कि इस दृष्टि से देखें तो गुरुदत्त की शुरुआत जो है वो एक तरह से प्रगतिशील सोच के साथ नहीं हुई, बल्कि मध्य वर्ग की उस सीमा को, जो उस समय केवल गुरुदत्त की सीमा नहीं थी, बहुतों की सीमा थी। और सिनेमा पर तो चूंकि सिनेमा पर लोकप्रियता का असर होता है, इसलिए उस कारण भी हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि बाद में जिन 3 फिल्मों की हम चर्चा करते हैं, या उसमें चौधरी का चांद भी जोड़ सकते हैं, उनकी फिल्मों में स्त्री किरदार जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और स्त्री किरदार के बारे में इस बात को अगर मतलब इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्त्री का किरदार के प्रति उनके मन में गहरी सहानुभूति है, एक संवेदनशीलता उनके चित्रण में दिखाई देती है। वो
प्यासा की गुलाबो हो, या कागज के फूल की नायिका हो, या साहब बीबी और गुलाम की दोनों स्त्री चरित्र मुख्य, छोटी बहू और जवा। लेकिन आप देखेंगे कि प्यासा में भी एक स्त्री चरित्र है, गुलाबो या गुलाब, उसके प्रति सहानुभूति है, लेकिन खुद जो नायक है, विजय, संभवतः विजयी नाम होता है, नायक है, उसकी पत्नी का किरदार जो है बिल्कुल भी सहानुभूति से नहीं चित्रित किया गया। इसी तरह से हम जब कागज के फूल में आते हैं तो वहां वहीदा रहमान का चित्रण तो जो है नहीं, प्यासा में जो मैं कह रहा था, प्यासा में जो माला सिन्हा का चरित्र है वो उतनी सहानुभूति से नहीं चित्रित हुआ है जो रहमान की पत्नी बनती है। और दूसरी तरफ हम जब कागज के फूल में आते हैं तो वहां जो गुरुदत्त का चरित्र है सुरेश, उसकी पत्नी का भी उतनी सहानुभूति से चित्रण नहीं हुआ है। लेकिन साहब बीबी और गुलाम में ऐसा नहीं है। साहब बीबी और गुलाम में दो अलग तरह की स्त्रियां हैं, यानी कि स्त्री के संबंध में उनकी सोच में, उनकी अनुभव में अंतर आता गया है। और यह मुझे लगता है कि इस अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या उसमें उनके पारिवारिक स्थितियां जो थी उनकी भी भूमिका रही है, क्या कारण रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्यासा के बारे में बात करते हैं, मैं तो आमतौर पर इनकी फिल्मों के बारे में बात करता हूं तो नेहरू युग के संदर्भ में करता हूं, क्योंकि जो जिस तरह का पूंजीवादी समाज बन रहा था उसका एक क्रिटिक, एक बहुत ही मजबूत क्रिटिक गुरुदत्त पेश करते हैं। वो प्यासा में देख सकते हैं, वो कागज के फूल में देख सकते हैं, और साहब बीबी और गुलाम में उस ढहते हुए सामंतवाद का क्रिटिक देख सकते हैं, जिससे जो पूंजीवाद उभर रहा है उसके प्रति भी फिल्मकार की सहानुभूति नहीं, उसके अपने खतरों की ओर भी वो उस फिल्म में संकेत करते हैं। तो मैं तो इस बात को कहता ही हूं। लेकिन अगर हम स्त्री पुरुष संबंधों के संदर्भ में देखें तो स्त्री पुरुष संदर्भों में गुरुदत्त, मुझे लगता है कि गुरुदत्त के इस जो डेपिक्शन अपनी फिल्मों में जो चित्रण किया है उसको कुछ ज्यादा निर्ममता से और आलोचनात्मक ढंग से देखने की आवश्यकता है। इससे गुरुदत्त छूटे नहीं हो जाते, लेकिन इससे उस समय के मध्य वर्ग की, वह मध्य वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेट है और जो इंटेलेक्चुअल है, जो कलाकार है, उसको जो है किस तरह से वो सोच रहा था अपने एक मतलब कहना चाहिए कि स्त्रियों के बारे में, उसको समझने में हमें काफी मदद मिल सकती है। फिल्मकार स्वतंत्र होता है अपने ढंग से चित्रण करने के लिए, लेकिन प्यासा में आप देखेंगे कि हमारे सामने जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि एक कलाकार जो है वो कैसे अपने को सरवाइव करे एक ऐसे समाज में जहां पैसा ही सब कुछ है। वो अपनी कविताएं छपाना चाहता है, अपनी शायरी छपाना चाहता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। उस सो कॉल्ड मध्य वर्ग में, उच्च मध्य वर्ग में वह उसके लिए कोई जगह नहीं है। वहां वो एक तरह से अपना सलीब लिए सलीब को ढो रहा है। इसलिए इसलिए कि उसका प्यार उसे नहीं मिला, उस पूंजीवादी समाज ने उसका प्यार उससे छीन लिया। और प्यार उसे किनसे मिलता है? वो जो समाज में पददलित है, जिनको समाज में कोई जगह नहीं दी गई है, चाहे वो जॉनी वॉकर का रोल हो और चाहे वहीदा रहमान का रोल हो। एक तरह से ये मुझे इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि एक कलाकार को ये तय करना है कि वो किस रास्ते जाए, किन की तरफ जाए, उस मध्य वर्ग से जिससे वो अपने को जोड़ता है, या उस वर्ग से जो पददलित है और जिसकी तरफ कोई कहना चाहिए कि सहानुभूति नहीं रखता। ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक फिल्मकार जो है
वो कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में अपना रास्ता बनाता है। यहाँ पर अगर उसकी आलोचना है उस पूंजीवाद से जिसको रहमान के माध्यम से या उसके और मित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, उसके साथ साथ एक दूसरी दुनिया भी वो पैरेलल पेश करता है जहां उसे एक तरह से शरण मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि जो भी नापा जा रहा है सिवाय गुलाब और उस जॉनी वॉकर के रोल के, बाकी सब जने उसे पैसे से नापते हैं, चाहे उसके भी सगे भाई भी क्यों ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो द्वंद्व है ये हिंदी सिनेमा के अंदर इतनी गहराई से और इतनी तलखी के साथ पेश करने का काम मैं समझता हूँ कि गुरुदत्त ने किया है। और गुरुदत्त ने उस मध्य वर्ग के कलाकार को, चाहे वो फिल्मकार के रूप में हो चाहे शायर के रूप में हो, उसकी जो कहना चाहिए उसका जो द्वंद्व है, उसके जीवन के अपने जो अंतर्द्वंद है, जो दुनिया अंतर्विरोध है, उसे जो दुनिया मिली है उस दुनिया में वो अपने को कैसे मिल पाता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए का मतलब ही यही है कि वो उस दुनिया में अपने को नहीं फिट पा रहा है और वो एक नई दुनिया की खोज करना चाहता है। फिल्म का अंत जो है प्यासा का, जिसका अंत थोड़ा सा वो मुझे बहुत पोएटिक भी लगता है कि चलो हम इस दुनिया से इस दुनिया से बाहर जाने का मतलब है कि इस दुनिया को अस्वीकार करना। कौन सी दुनिया? वह दुनिया जो 1947 में हमें आजादी के बाद मिली है, लेकिन जिसका रास्ता जो है वो मध्य वर्ग का सोचने वाला एक चिंतनशील कलाकार के लिए आदर्श दुनिया नहीं, उसके प्रति वो बहुत, इसलिए वो कहता है कि दुनिया वो हिंद जिन्हें नाज हिंद पर वो कहाँ है, क्योंकि ये नाज करने वाला देश नहीं बन रहा। तो मेरे ख्याल में से देखें उनकी फिल्मों को। जी, बहुत बहुत विस्तार से आपने अपनी बात कही है और आपने गुरुदत्त की जो फिल्मोग्राफी है, उनका जो एक स्टाइल है और उसके पीछे का जो दर्शन है, उनके महिला पात्रों से शुरू करके आपने काफी विस्तार से अपनी बात कही। बहुत शुक्रिया। हितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ। परख साहब जब महिला पात्रों की बात कर रहे थे तो जिस तरीके से उन्होंने महिला पात्रों को देखा है, मतलब क्या आपको लगता है कि गुरुदत्त ने अपनी फिल्मों में जिस तरह से महिलाओं को दिखाया है, पारख साहब की जो विश्लेषण है उससे आप सहमत हैं या आप उसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे? मतलब जैसे मुझे लगता है कि मीना कुमारी जैसी कलाकार को जितनी खूबसूरत तरीके से गुरुदत्त ने दिखाया, मेरे ख्याल में मीना कुमारी की खूबसूरती जो है वो उनका जो एक्टिंग टैलेंट है वो अपनी जगह है, लेकिन ये खूबसूरती जो होती है वो खूबसूरती जितने बढ़िया तरीके से साहब बीबी और गुलाम में उभर करके आई है, वो एक रेयर किस्म की बात है। क्या कहेंगे आप? मैं पारक जी की बात को सुन रहा था तो मुझे जैनेंद्र की एक उक्ति का, जैनेंद्र हिंदी साहित्यकार, उनकी एक उक्ति का ध्यान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुरुष को अपनी पत्नी के अलावा एक स्त्री की जरूरत होती ही है। बहुत इसी तरह का उन्होंने एक वाक्य कहा था। तो ये वाक्य इसलिए मुझे याद आया क्योंकि जितना मैं गुरुदत्त के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उसके बहाने हम लोग आधुनिक भारतीय मन को भी थोड़ा टटोल सकते हैं। आधुनिक भारतीय मन जो है वो फैसिनेटेड होता है इंटेलिजेंट स्ट्रांग वुमन से और अपनी क्रिएटिविटी में उसको लाता भी है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो परंपरा के साथ ही जुड़ा रहना चाहता है। तो ये विडंबनापूर्ण स्थिति गुरुदत्त के साथ रही और उसका रिफ्लेक्शन उनके जो पात्र हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई उसमें वो दिखलाई पड़ता है। वो ये बात विमल मित्र ने कही थी संभवतः सबसे पहले, उन्होंने लिखा भी है और गीता दत्त के संदर्भ में भी बात आई है कि गीता दत्त से वो फैसिनेटेड होते हैं, लेकिन गीता दत्त का जो असली रूप है, एक्सट्रोवर्ट रूप है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अभी पारक साहब जब बोल रहे थे माला सिन्हा के बारे में, तो माला सिन्हा कोई बुरी औरत नहीं है। माला सिन्हा इनकी अपेक्षाओं पर सही नहीं उतर रही है। अपेक्षा जीवन में जैसे वो
माला सिन्हा के मन में भी इनके प्रति प्रेम था, लेकिन एक दुनिया होती है, उसमें जीना होता बहुत है, अच्छी बात की। उस हिसाब से उसमें जीना होता है। तो अगर उसने चुनाव कर लिया है तो ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि आप उसको वैम्प की तरह दिखाने लगे। और एक जो फैसिनेशन या एस्केप रूट बनाते हैं हमारे फिल्मकार लोग, गुरुदत्त भी उसके शिकार है। जैसे मैं कहूंगा कि जो पतिता वुमन है, जो फॉलन वुमन है, उसको उठा के लाएंगे और उसमें वो दुनिया खोजेंगे जो इस दुनिया में नहीं है। इसने बहुत बहुत आधुनिकों को, जिसको शरण स्थली कह रहे थे पारक साहब, वो शरण स्थली बनाने के लिए वो क्रिएटिव एक डिवाइस है जिसको वो करते हैं। लेकिन फिर भी आखिरकार एक जो सेंसिटिविटी है गुरुदत्त की, उसकी सराहना तो करनी पड़ेगी। और वो एक अपने दौर में एक वहापोह की स्थिति में है, एक मॉडर्न मैन जो है, क्रिएटिव मैन है, जो नृत्य करता है, जीवन के तरह तरह के अनुभवों से गुजरता है, देवानंद के साथ सिनेमा अंग्रेजी फिल्में देखने जाता है और वहां से एक अपने तरीके से वो बनाता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसमें कि वो अपने को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सके। तो उस क्रम में मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ दिया हमको, उन फिल्मों में दो तरह के हिस्से हैं। एक तो है कि जिसमें वो जिसको हम लोग कहते हैं एक ज्ञान मुखर्जी स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें गाने हैं, जिसमें पिक्चराइजेशन है, वो एक तरह का है। और दूसरा है जिसको हम लोग संदेश देने वाली फिल्में कहते हैं। तो इन दोनों के इर्द गिर्द जो है एक मिथ तैयार हो गया है गुरुदत्त को लेकर के। और वो जो मिथ है उसको हमने कभी भी डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मॉडर्न इंडियन मैन की जो ये ट्रेजेडी है, स्ट्रॉन्ग वुमन को नहीं झेल पाने की, वो परसिस्ट कर रही है, आज भी है। तो ये जो परसिस्टेंस है, ये हम लोगों को गुरुदत्त को एक मिथक के रूप में लेने में सहायक सिद्ध होता है। और आज भी जो है मॉडर्न मैन को वहीदा रहमान की तलाश रहती है। तो ये एक इस तरह से एक जो एक गुरुदत्त के प्रति जो वो है, मतलब आकर्षण है, वो बहुत महत्वपूर्ण। आवाज चली कुछ गई। समस्या कनेक्शन में कुछ हाँ समस्या आ गई है, कोई बात नहीं, फिर जुड़ेंगे तो हम उनसे उनकी बात पूरी कर लेंगे। नार्वेकर साहब आपके पास आता हूँ। संजीत जी, ये जो बात, अच्छा आ गए हाँ, पटेल साहब कहिए अपनी बात, कहिए कंप्लीट करिए। हाँ नहीं वो इस बात को मैं कह रहा कि एक फिल्म को जो है एक ही तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और हम लोग जब बार बार फिल्मों को देखते हैं तो उसमें कई तरह के शेड्स दिखाई देते हैं और कुछ कमजोरियां भी दिखाई देती हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि उनके फिल्मों के माध्यम से तत्कालीन समाज के बारे में ज्यादा बात करें। गुरुदत्त के व्यक्तिगत जो प्रयास है उसमें काफी कुछ लिखा जा चुका है, उसमें बहुत नया कुछ हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं अपनी बातचीत में। लेकिन उसके बहाने जो है उस समय के समाज को, उसकी कमजोरियों को और उसकी संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करेंगे तो वो जो पैराडॉक्सेस है उनके फिल्मों में कई लेवल पे मल्टी लेयर्ड उनका विश्लेषण होना चाहिए और सजग होना चाहिए। संभवतः एक बार कहीं किसी बातचीत में मैंने सुना था कि गुरुदत्त के बारे में 70s में या 80s में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक किस्म की एक रिसेप्शन तैयार हुआ, जिसके इर्द गिर्द एक जो मिथक है गुरुदत्त का, इलस्ट्रेटेड वीकली में संभवतः इकबाल मसूद ने एक लेख लिखा था इसके ऊपर, मुझे याद आ रहा है, मिथ ऑफ गुरुदत्त। उस मिथ से हम लोगों को निकलना चाहिए और हम लोगों को प्यासा और इसमें जो उनकी दृष्टि है सिर्फ उससे अपने आप को नहीं जोड़ के रखना चाहिए। एक बड़ी भद्दी फिल्म है, लास्ट बात करूंगा, भद्दी फिल्म भी है, इसमें स्त्री के प्रति जो है उनका जो दकियानूसी रवैया है वो स्पष्ट होता है। और वो फिल्म देख के मैं बहुत निराश हुआ था क्योंकि माला सिन्हा के साथ उनकी वो फिल्म जिसमें वो नायक हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो गुरुदत्त के बारे में बात करने में हमारे लिए सहायक हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात कही है वो बहुत दिलचस्प है। और गुरुदत्त का जो एक व्यक्तित्व जिस तरह से क्रिएट हुआ है पिछले कई वर्षों में, जब से उनका देहांत हुआ आकस्मिक, और उसके बाद जो उनकी काम है उसको लेकर के एक अलग तरह की दृष्टि विकसित हुई है। संजीत जी आपके पास आता हूँ। ये जो मिथ वाली बात कही गई है गुरुदत्त की शख्सियत के इर्द,
क्या आपको लगता है कि नहीं, ये जो है, जो बात पटेल साहब कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो भी, कि आप किसी इंसान को ऐसा ना बना दें कि वो एकदम देवता जैसा लगने लगे, और जो उसकी जैसे उन्होंने कहा कि वो उन्होंने फिल्म बनाई है, या जो पारक साहब ने भी कहा कि जो उनकी दृष्टि थी वो शुरुआत से ही ऐसी प्रगतिशील दृष्टि नहीं थी जिसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं अक्सर उनके सिनेमा में। आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदत्त के फिल्मों के बारे में या उनकी शख्सियत के बारे में? हाँ जी, हितेन जी ने जो बात कही वही पिछले बार मैंने कहा था, एक अच्छा खासा फिल्म मेकर को भगवान बना दिया। तो आई यूज दैट एज अ मेटाफर। लेकिन देखिए क्या है कि गुरुदत्त की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी शोकांतिका ये रही है कि वो खाली प्यासा कागज के फूल के फिल्म मेकर बन गए हैं। इसके आगे कोई डिस्कस नहीं करता, उसके पीछे कोई डिस्कस नहीं करता है। इस संदर्भ में मुझे अच्छा लगा कि पारक जी ने उनकी एक अर्लियर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 के बारे में जिक्र किया और बात की, और उसमें जो जैसे कि कहा गया है कि पहली बार एक सोशल रियलिटी को टैकल करने की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि पहली बार अबरार अलवी ने उनके लिए स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है। अगर आप 10 इयर्स विद गुरुदत्त किताब पढ़ेंगे तो उसमें उसने कहा था कि गुरुदत्त काफी पीछे पड़ गए कि यार तू हमेशा बोलता है स्टोरी है तो बता मुझे स्टोरी। तो बोला, गाड़ी में बैठे थे, कार में बैठे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी स्टोरी सुनाऊं। तो इतने में उनको एक कॉलेज के जमाने में लिखा हुआ नाटक था, तो वो नाटक की स्टोरी सुनाई और मिस्टर एंड मिसेस 55 का आगमन हो गया। और एक्चुअली ये बात सही है कि अबरार अलवी के जुड़ने के बाद ये थोड़ा सा सोशल एंगल आ गया। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि हितेन जी ने जो बात कही है कि ज्ञान मुखर्जी जो उनके गुरु रहे हैं, उनकी एक स्ट्रीम ऑफ फिल्म मेकिंग थी जो उनके अर्ली सिनेमा में नजर आती है। पता नहीं आजकल कोई उनका अर्ली सिनेमा देखता है नहीं देखता है, लेकिन शांताराम जी के पास आने के पहले मैंने काफी अध्ययन किया गुरुदत्त पे, काफी लोगों से मिला, काफी उनके जो कोलीग्स थे उनसे मिला। देखिए उनकी लेगेसी क्या है बॉम्बे सिनेमा के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए उनकी लेगेसी क्या है, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। मैं तो ज्यादा विश्लेषण कर नहीं सकता, मेरे लिमिटेड इसमें। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो क्लासिक नोआर जो जेनर है, जो 1950s में बहुत पॉपुलर हुआ, ज्यादा करके देवानंद की फिल्मों में पॉपुलर हुआ, उसकी जो शुरुआत आप समझ लीजिए, उसकी शुरुआत 43 ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत में थी, कमल अमरोही की फिल्म महल में थी 1949 में। लेकिन उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए और उसको एक स्थायिकता देने के लिए गुरुदत्त रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि पहली फिल्म उनकी बाजी, दूसरी फिल्म उनकी जाल, उसके बाद सीआईडी, इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं क्लासिक नोआर के वो डिफाइन हो गए और वो हिंदी सिनेमा में इतने जुड़ गए कि देवानंद की तो प्रैक्टिकली उसके बाद सब फिल्में उस तरह से बनी। राज खोसला और विजय आनंद की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो देवानंद कैंप से ही और या तो गुरुदत्त कैंप से आए थे। लेकिन जो आउटसाइडर्स, सो कॉल्ड आउटसाइडर्स थे, जैसे प्रमोद चक्रवर्ती था, उन्होंने 12 o'clock बनाई गुरुदत्त को ही लेके। और प्रिय आराधना शक्ति सामंता, हम लोग शक्ति सामंता की आराधना के बाद की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले वाली जो शक्ति सामंता थे, जैसे हावड़ा ब्रिज था या जाली नोट था, ये जो भी शक्ति सामंत की जो शुरू की फिल्में थी, उसमें आपको ये क्लासिक नोआर नजर आएगा। दूसरी एक बात मुझे लगता है जो किसी ने कभी गौर की कि नहीं पता नहीं, लेकिन गुरुदत्त बॉस को एक परफेक्ट सेंस था स्टोरी सिलेक्शन का। वो बराबर अचूक बताते थे कि ये स्टोरी चलेगी नहीं चलेगी। और आप देखेंगे अगर कागज के फूल छोड़े तो उनकी हर फिल्म हिट है। बिगिनिंग विद बाजी इन 1951 से उनकी कागज के फूल या इवन बाद की फिल्म में चौधरी का चांद एंड ऑल, क्योंकि उनका स्टोरी सिलेक्शन इतना परफेक्ट था। और मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि उन्होंने जो फिल्में नहीं बनाई उसमें भी उनका स्टोरी सिलेक्शन नजर आता है। प्यासा के पहले उन्होंने एक 1957 में फिल्म बनाई थी और स्टार्ट की थी राज के नाम से, बेस्ड ऑन वुमन इन वाइट, विल्की कॉलिंस की जो कादम्बरी है उस पर उन्होंने बेस की थी। सुनील दत्त और वहीदा रहमान को साइन किया था और शशि भूषण डायरेक्टर थे उसके। फिल्म
थोड़ी सी 7-8 दिन का शूटिंग के बाद उनको लगा भाई ये कहीं जा नहीं रही है, उन्होंने स्क्रैप कर दी। ये प्यासा के पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, इसको ठीक बनाते हैं, खुद को कास्ट किया हीरो के रोल में, वहीदा रहमान को कास्ट किया वापस, और 12 रील शूट किए कश्मीर में जाके। लेकिन उनको फिर कुछ क्लाइमैक्स जम नहीं रहा था। उनका ये बहुत होता था कि भाई ने कुछ जम नहीं रहा है, छोड़ो, स्क्रैप करो। लेकिन बाद में आगे चल के राज खोसला ने वो कौन थी बनाई सिमिलर रूट्स में, और बहुत चली। मुंबई में दूरदर्शन ने श्वेतांबरा मराठी में टीवी सीरियल बनाई, बहुत चली। 1962 में आफ्टर द फियास्को ऑफ कागज के फूल, गुरुदत्त ने एक फिल्म लॉन्च की, नीलकमल, गुलशन नंदा की कादम्बरी थी। नंदा और विश्वजीत को साइन किया, एम सादिक डायरेक्शन करने वाले थे। लेकिन बहुत सारे यूनिट वालों ने कहा कि यार ये स्लीप वॉकिंग का एंगल कुछ जम नहीं रहा है, मत करो, ये फंस जाएंगे हम लोग। तो बहुत उनको बताने के बाद उन्होंने कहा ओके ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यही फिल्म 5-6 साल के बाद महेश्वरी ब्रदर्स, पन्नालाल एंड राम महेश्वरी ने बनाई, नीलकमल विद राजकुमार एंड वहीदा रहमान, बहुत बड़ी हिट हो गई। और वो स्लीप वॉकिंग का एंगल तो बहुत ही अलग नजर आ गया। 1963 में उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी, मतलब स्क्रिप्टिंग पे काम हुआ था, जिसका नाम था, ये नाम था, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसमें जॉनी वॉकर और धुमाल को लेके उन्होंने सोचा था कि ये फिल्म बनाऊंगा, स्क्रिप्टिंग करूंगा। लेकिन फिर वही बात हुई, कुछ उनको मजा नहीं आ रहा था, उन्होंने स्क्रैप कर दी। उसकी आइडिया चार्लीज आंट पे थी। उसके बाद आपको मालूम है मराठी में मोरूची मावशी बनी, हिंदी में खालिद की खाला बनी, और फिर हिंदी पिक्चर में गोविंदा आंटी नंबर 1 लेके आए, तीनों हिट गए। तो ये जो उनका स्टोरी सिलेक्शन था, वो बराबर जानते थे कि भाई ये फिल्म चलने वाली है, नहीं चलने वाली। विमेन कैरेक्टर्स के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझसे बेहतर सौम्या जी ने और सबने, मतलब तकरीबन मेरे पहले सबने बोला है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग, अगर आप इवन उनकी जो सो कॉल्ड स्टंट फिल्म में देखेंगे, तो बाजी में जो लीना और डॉक्टर रजनी की जो भूमिका है, जाल में मरिया और लीजा की भूमिका है। अच्छा, इंसिडेंटली एक ऐसी साइडवेज की बात करता हूँ कि लीजा की जो भूमिका की है जाल में, वो पूर्णिमा नाम की एक्ट्रेस है, हु इज इमरान हाशमीज ग्रैंड मदर, मतलब महेश भट्ट के माँ की शिरीन जो थी, उसकी सिस्टर, सगी बहन। फिर सीआईडी में रेखा माथुर की भूमिका जो की है, देखिए पुलिस कमिश्नर की बेटी है, फॉरवर्ड लुकिंग है, गाड़ी चलाती है, सब कुछ उसमें है, राइट डाउन टू, अगर इवन सीआईडी में देखेंगे तो छोटे से छोटा कैरेक्टर जो कामनी का कैरेक्टर है, जिसने वहीदा रहमान ने किया है, कितनी कॉन्फिडेंट दिखाई गई है, और किस तरह से वो नेगोशिएट करती है वो इंस्पेक्टर के साथ। तो खैर ये तो एक ऐसे ही है। इनका स्टोरी टेलिंग जो है, वीके मूर्ति के बारे में तो सब लोगों ने बात की है, क्योंकि वीके मूर्ति खुद बहुत बात कर चुके। लेकिन एक क्वाइट आदमी जो था, वाईजी चौहान, जो उनके पहले फिल्म से लेके आखिरी फिल्म तक उनका एडिटर था, फिल्म एडिटर था वाईजी चौहान। बड़ा क्वाइट आदमी था, मैं उनको बाद में मिला हूँ जब आत्मा जी के यूनिट में वो थे, और ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जो कटिंग और जो इनोवेटिव मेथड एडिटिंग का लाया है, उसमें बहुत सारा ये है। ऑफकोर्स वीके मूर्ति का तो कंट्रीब्यूशन है ही, लो की लाइटिंग है, इवोकेटिव इमेजिनरी है, और लॉन्ग लेंसेज का जो यूज किया है गुरुदत्त ने, तो टू क्रिएट एन इंटीमेसी विद द कैरेक्टर, दैट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ थिंग। और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि गुरुदत्त जी का जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन था, उसके बारे में तो काफी चर्चे हुए हैं। हमारी मुन्नी नसरीन कबीर ने तो अपने फिल्म में भी दिखाया है, और ये भी वो जो मिस्टर एंड मिसेस 55 का जो गाना है, ठंडी हवा काली घटा, जो किस तरह से पिक्चराइज किया, कैसे आइडिया नहीं आ रही थी, और फिर दूसरे दिन आए, बोले नहीं अभी तक सोच लिया है, फटाफट करते। ये जो उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन था, क्योंकि खुद डांसर होने के वजह से उनको एक समझ में आ गया कि जो सॉन्ग में स्टैटिक, जो 40s के जो स्टैटिक गाने थे, एक पेड़ को पकड़ के झूल रही है हीरोइन, ये नहीं चलेगा, उसमें मूवमेंट आनी चाहिए। एंड बिकॉज ही वाज अ डांसर, ही कुड गिव परफेक्ट मूवमेंट। मैं ठंडी हवा काली घटा का किस्सा तो सुनाऊंगा नहीं, वो सब जगह पे मिलता है। लेकिन उनकी और एक अलग सी फिल्म देखिए जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की है, उसमें खाली हीरो है,
भरोसा नाम की फिल्म है, वो बड़ा फेमस गाना है, आज की मुलाकात बस इतनी। उसमें आप खाली मूवमेंट देखिए। ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस 55 में वो बस स्टॉप पे जो गाना है जॉनी वॉकर के साथ, जो ऑफिस में गाना है जॉनी वॉकर का और वो यास्मीन का, तो ये तो है ही है। बट आप ये दूसरी बाहर की फिल्म है, उसका ये गाना आप देख लीजिए, आज की मुलाकात बस इतनी। क्या मूवमेंट है और किस तरह से उन्होंने, एक्चुअली आप देखोगे तो ये बड़ा ऑर्डिनरी गाना है हिंदी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में, कि तुम इतनी अभी अभी आई हो, अभी अभी जा रही हो, तो ये तो मेरे ख्याल से ओम प्रकाश की हर एक फिल्मों में बाद में नजर आया है, जय ओम प्रकाश। लेकिन इसमें जो बहुत अर्ली ऑन उसका फ्लूइडिटी देखिए, मूवमेंट की फ्लूइडिटी देखिए, ये मेरे ख्याल से यही मुझे लगता है कि गुरुदत्त की शोकांतिका है, कि सब लोग खाली कागज के फूल और ये प्यासा की बात करते हैं। और ये इसका थोड़ा सा ये जो हितेन जी ने कहा, ये जब फ्रांस में पहली बार कागज के फूल दिखाई गई और लोग पागल हो गए और ऑनरी मिचोलियो ने किताब लिखी, तो देखिए प्यासा और कागज के फूल आर बोथ फिल्म्स अबाउट एन आर्टिस्ट रिजेक्टेड हु रिजेक्ट्स सोसाइटी। बट साहिब बीवी और गुलाम को उसने जो जबरदस्ती बिठाया वो ट्रायोलॉजी में, वो कहीं भी नहीं बैठती, क्योंकि एकमेव गुरुदत्त फिल्म्स कंबाइन की फिल्म है विच इज बेस्ड ऑन अ आउटसाइड स्टोरी। बिमल मित्रा की मेरे ख्याल से स्टोरी है उस पे, वरना ऑल स्टोरीज हैव बीन क्राफ्टेड। बाजी में बलराज साहनी ने की है, उसके बाद गुरुदत्त हिमसेल्फ है स्क्रिप्टेड, और अबरार अलवी के आने के बाद उन्होंने सारी तकरीबन मिस्टर एंड मिसेस 55। तो मुझे लगता है कि जैसे हितेन जी ने कहा कि उनका जो एक स्ट्रैंड था ज्ञान मुखर्जी का, जो ज्ञान मुखर्जी से, क्योंकि ज्ञान मुखर्जी ने कैसी फिल्में की है, बंधन की है, झूला की है, उसके बाद किस्मत की है, किस्मत, तो उनकी किस्म की जो फिल्में हैं, और वो जो स्ट्रैंड उन्होंने जो पिकअप किया ज्ञान मुखर्जी से, और फिर बाद में ये सीरियसनेस आ गया। लेकिन जो शुरुआत की जो हंसती खेलती फिल्में थी ना, तो वो इम्पोर्टेंट थी। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, अजय जी से माफी चाहता हूँ, वो भी बोलने वाले हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। जब मैं अबरार अलवी से बात कर रहा था और उनके काफी यूनिट मेंबर्स के, राजदान को जानता था, उनकी प्रोडक्शन मैनेजर एस गुरुस्वामी को जानता था, उन्होंने कहा कि कागज के फूल में गड़बड़ ये हो गई कि जैसे फिल्म प्रोग्रेस हो गई, जैसे शूटिंग आगे बढ़ता गया, उनको लगने लगा कि यार ये तो मेरी स्टोरी फिल्म पे आ रही है। हालांकि हम लोग आज उसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स साइट करते हैं, बोलते हैं ये है वो है, लेकिन उनको तब वो लगने लगा और इसलिए उन्होंने दूसरों के ट्रैक बनाने शुरू कर दिए। जैसे जॉनी वॉकर का आप ट्रैक देखेंगे, बहुत इररिलेवेंट सीन्स हैं उसमें, वो बढ़ाते गए। उनको लगा कि इसको डिस्गाइज करेंगे कि ये मेरी कहानी नहीं है भैया, लेकिन उसके वजह से जो ट्रेजेडी ये हुई कि वो फिल्म बिखर गई। और आज हम लोग उसको क्लासिक बोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब मैं चौहान साहब से बात करता था, वाईजी चौहान जो उनके एडिटर थे, वो 60-70 उनके बाद भी एडिट करते थे आत्मा जी के लिए, आत्माराम के लिए, तो वो कहते थे कि उसका जो स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर जो उन्होंने पहले सोचा था और जो अबरार अलवी ने सोचा था राइटर ने, वो अगर स्टिक करते तो कागज के फूल वुड हैव बिकम अ क्लासिक इवन देन। लेकिन फिल्म में वो एलिमेंट्स हैं जिसको वो क्लासिक बनाते हैं, क्योंकि गुरुदत्त के देखने का नजरिया इतना यूनिक था कि you could not, even in a bad situation he would do good। बस सर, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, आपने जो बात कही है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो बातें अभी तक हमारे सारे बाकी साथियों ने कही हैं, आप गुरुदत्त की शख्सियत को, उनके काम को एनालाइज करते हुए और उनके सिनेमा को और उनकी लेगेसी को भी, अगर हम उनकी लेगेसी को देखें, जिस तरह का सिनेमा उन्होंने छोड़ा है, जिसमें कि बाजी, जाल, आर पार और मिस्टर मिसेस 55 से लेकर के प्यासा, साहब बीबी गुलाम और कागज के फूल जैसी फिल्में भी आ जाती हैं। और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि आज भले ही कागज के फूल को कल्ट क्लासिक कहा जाता हो, लेकिन गुरुदत्त जो है उसमें जिस तरह से चीजें जोड़ रहे थे, तो उनके साथियों को लग रहा था कि फिल्म जो है काफी छितर रही है, मतलब उसको बिखर रही है उसमें कहीं कुछ। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह से राज कपूर का जो एक कहना चाहिए ड्रीम था, मेरा नाम जोकर, वो मतलब बॉक्स ऑफिस पर जो है वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ, उसके बाद उनकी धारा बदल गई। उसी तरह से कागज के फूल जो है वो गुरुदत्त का अपना एक ड्रीम होते हुए, और वो कहीं ना कहीं जब फ्लॉप हुआ तो उसके बाद फिर उनका
पूरा सिनेमा बनाने का ढर्रा बदल गया और साहब बीबी गुलाम इसीलिए उन्होंने अबरार अलवी को सौंपा, ऐसा कहा जाता है। आप क्या जोड़ना चाहेंगे गुरुदत्त के बारे में विश्लेषण करते हुए? जी, आप सभी को नमस्कार। लगभग सारी बातें सामने आ चुकी हैं, तो अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो दोहराऊंगा। ये है कि गुरुदत्त का चुंबकीय व्यक्तित्व है और वे सबको प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन जो लिगेसी वाली बात आपने कही, तो इंडस्ट्री में चूंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे कई बार लगता है कि जो हमारे पुरोधा और जो अग्रणी फिल्मकार थे, उनको ट्रॉफी की तरह हमारी पीढ़ी ने, मतलब आजकल के जो एक्टिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ट्रॉफी की तरह उन सारे नामों को अपने घरों में सजा रखा है केवल। बाकी वो फॉलो कुछ और करते हैं और फिल्में कुछ और बनाते हैं। सिर्फ ये हमारे अध्ययन, विश्लेषण और उस गरिमा के लिए है कि ये सब कुछ था हमारे यहाँ, श्रेष्ठ था। दूसरी बात जो हितेन जी ने कही और कागज के फूल की काफी चर्चा हो रही है, तो यहाँ मैं एक दूसरा स्याह पक्ष रखता हूँ गुरुदत्त जी का, जो शायद उतना डिस्कशन में नहीं आया है कभी भी। अभी हाल ही में मैंने नवेंदु घोष की आत्मकथा पढ़ी और नवेंदु घोष ने बताया है वहां पे कैसे गुरुदत्त के साथ उनके जो संबंध थे, ट्रबल्ड रिलेशन का है उसको उन्होंने, वो कैसे डेवलप होता है। और सबसे पहले उन्होंने सैलाब नाम की एक फिल्म लिखी थी गुरुदत्त के लिए, जो मुकुल रॉय के कहने पर उन्होंने लिखी थी और तभी गुरुदत्त से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद आर पार की कहानी उन्होंने लिखी थी, जब गुरुदत्त ने उन्होंने कहा कि मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चालू कर रहा हूँ, तुम आ जाओ और आर पार लिखो। तो स्क्रीन पे आपको मालूम होगा, नवेंदु घोष खुद डायलॉग नहीं लिखते थे, वो स्क्रीन प्ले के बहुत उस्ताद माने जाते थे और डायलॉग वो अंग्रेजी में या बांग्ला में करके दे देते थे। बाकी लोग अबरार अलवी हो या राजेंद्र सिंह बेदी हो या दूसरे लोग आकर के उस डायलॉग को करते थे। खैर वो हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि एक और फिल्म मेरे लिए करो, तुम सोचो। और यहाँ कागज के फूल की कहानी जुड़ी हुई है, जो शायद आप लोगों को मालूम हो या नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो जानने की बात है कि कागज की फूल की मूल कहानी देवेंदु घोष ने उनको सुनाई, जिसमें नायक जो था वो लेखक था पहले, और बाकी नायिका वैसे हीरोइन बनती है और फिर हीरोइन मशहूर हो जाती है, फिर वो राइटर पिछड़ जाता है, फिर कैसे नायिका उसकी मदद करती है। जो कागज के फूल का कहानी है उसी का पैरेलल था वो। गुरुदत्त ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो, इसको डायरेक्टर में बदल दो, राइटर को डायरेक्टर में बदल दो, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से कहानी को कह लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई, उन्होंने डायरेक्टर वाली कहानी सुना दी, वो कहानी भी उनको पसंद आई। फिर उन्होंने कहा कि तुम इसका सिनॉप्सिस लिख करके तैयार करो, मुझे दे दो, मैं काम शुरू कर दूंगा। इस बीच क्या होता है कि नवेंदु घोष देवदास में बिजी हो जाते हैं और बिमल रॉय के साथ उनका प्रायर कमिटमेंट था, बिमल रॉय के साथ उनकी एक पहचान भी थी, और ये भूल जाते हैं कि ये देना है मुझे। इस बीच आत्माराम उनके यहाँ पहुंचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ हमारी सिनॉप्सिस का। तो उन्होंने बताते हैं मैं लिख नहीं सका और ऐसे जो हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक डायरेक्टर मेरी फिल्म बनाएगा, कहानी का क्रेडिट तो देगा मुझे। इस पर आत्माराम को बता के जाते हैं कि नहीं, वो कहानी आपकी नहीं है, गुरुदत्त ने कहा है कि वो कहानी उनकी है। इस बात पे फोन पे दोनों के झगड़े होते हैं और गुरुदत्त चैलेंज करते हैं कि तुम क्या कर लोगे मेरा, मैं तुम्हारा नाम नहीं दूंगा। और ये नाम आखिर तक नहीं आया उनकी फिल्म में। ये अफसोस नवेंदु घोष को रह गया जिंदगी भर। इसके बावजूद उन्होंने और भी फिल्में लिखी उनके लिए। एक बांग्ला फिल्म भी लिखी, राज की जो कहानी है उसमें भी उन्होंने मदद की। और ये कोई भी फिल्म, कोई भी स्क्रिप्ट, जो 5 या 6 स्क्रिप्ट लिखे उन्होंने गुरुदत्त के लिए, उसमें से एक भी फिल्म नहीं बनी, और या बनी तो उसमें उनका नाम नहीं दिया गया। चौधरी का चांद जो नाम लिया जाता है, चौधरी का चांद की मूल कहानी अगेन नवेंदु घोष की लिखी हुई थी, जो शाहिद लतीफ डायरेक्ट कर रहे थे तब। और फिर शाहिद लतीफ से गुरुदत्त का नार्वेकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नार्वेकर साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बात थोड़ी कर लूं उसके बाद। हाँ जी 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 तो जी। शाहिद लतीफ ने छोड़ दी फिल्म,
उसके बाद उसमें एम शादी का है, फिर कहानी बदल गई, फिर वो सारा किस्सा हुआ। तो जैसा हितेंद्र जी ने कहा और निदा साहब कह गए हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो हम जब ये 10-20 आदमी जो होता है ना, इसको भी देखते चलना चाहिए। और रही बात साहब बीबी और गुलाम को, उनकी फिल्म नहीं माननी चाहिए, ये हम लोग निकाल दें, क्योंकि ये बात अबरार अलवी को जिंदगी भर सालता रहा कि फिल्म मैंने बनाई, मैंने डायरेक्ट की, और क्रेडिट गुरुदत्त को दिया जाता है। नहीं, वो उसके लाइन प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वो उसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म डायरेक्ट तो की थी अबरार अलवी ने, भली सीखा उन्होंने उससे हो, शॉट टेकिंग वही हो, सब कुछ हो, ओवरऑल इंचार्ज वो रहे होंगे, लेकिन एक क्रेडिट जो मिलना चाहिए अबरार अलवी को, वो उनसे क्यों छीन रहे हैं। इसी प्रकार चौधरी का चांद भी उनकी फिल्म नहीं है, दूसरे की फिल्म है। तो सिर्फ प्यासा और कागज के फूल को लेकर के असल में हुआ क्या ना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद अवसाद रहा उनकी जिंदगी में, दुख रहा, और ऐसे किरदार हमें नॉस्टैल्जिया के तौर पर बहुत पसंद आते हैं। हमें उनकी बातें करते हुए एक अजीब सा एहसास होता है, एक फीलिंग होती है हमारी उनके प्रति, सहानुभूति भी होती है, करुणा भी होती है, उनकी गरिमा भी बढ़ती है, और इस तरीके से इसलिए हमें कहीं एक जब गुरुदत्त सोसाइटल का गिल्ट भी होता है, मुझे लगता है गिल्ट भी होता वो है, भी हाँ जी कहीं जी आता बिल्कुल है। होता है, बिल्कुल होता हाँ है। इसलिए अगर हम गुरुदत्त का मूल्यांकन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनके सारे पहलुओं में बात होनी चाहिए। जैसे पारक साहब ने कहा, उनकी बिल्कुल शुरू की फिल्मों की भी बात होनी चाहिए, और सिर्फ प्यासा और सिर्फ कागज के फूल का किस्सा आपने सुना ही दिया कि कहानी किसी और की थी, आपने क्रेडिट तक नहीं दिया उसको। तो इन जी जी स्याह पक्षों की भी बात करनी चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ, आप बिल्कुल बताएं करनी चाहिए। संजीत जी और क्या कह रहे थे। हाँ, संजीत जी आपको जोड़ना संजीत जी चाह रहे क्या कह थे? रहे थे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ दो ही टिप्पणियां करना चाहता था कि जो बिल्कुल बराबर कह रहे हैं अजय जी, कि वी शुड गिव क्रेडिट टू अबरार रिजवी। और मैं अबरार रिजवी से एक्सटेंसिव बात कर चुका हूं, और उनको वही खंत था कि मैंने फिल्म डायरेक्ट करने के बाद भी मुझे क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि मैंने उसके आगे कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। मतलब 2-3 फिल्में मुझे मिली थी, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है कि प्रोड्यूसर के पास जाके बैठूं कुछ करूं। तो सिर्फ वो इतना एडमिट करते हैं कि गुरुदत्त के गाने के सीक्वेंसेस में उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए आया करते थे, और सॉन्ग पिक्चराइजेशन गुरुदत्त ने किया है। जैसे कि इवन चौधरी का चांद में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन गुरुदत्त का है। जैसे मैंने कहा कि चौहान साहब जो उनके एडिटर थे, उन्होंने 2-3 किस्से सुनाए, हालांकि वक्त नहीं है ये सब सुनाने का। वो एक बात थी। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि मुझे पता नहीं है, ये मैंने पढ़ी नहीं है बंधु घोष की ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है उनकी जो बेटी है रत्नोत्तमा, उसने मुझे कहा कि अभी तक मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो शायद हिंदी में आई होगी, अंग्रेजी में नहीं आई होगी, मैंने पढ़ी नहीं है। लेकिन जो चौधरी का चांद है, उसकी तो वो छपी हुई कहानी है, एक झलक, जो सागिर अहमद ने लिखी थी, और जो खुद मौजूद थे सेट्स पे। तो वो किस्सा तो है ही है। तो मुझे पता नहीं है ये कहाँ से आता है कि नवेंदु घोष ने, शायद उन्होंने क्लेम किया होगा कि ये स्टोरी मैंने सुनाई थी। नहीं कागज के नहीं फूल के संजीत बारे जी, में उन्होंने 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 चौधरी का चांद कर जो लूँ, लिखी थी, उस पर फिल्म बनी ही नहीं। वो बाद में एम सादिक सही ने है। लिखी और उन पर फिल्म बनी। चौधरी का चांद वो खत्म हो गई, खराब बंद कर दी गई, जो शाहिद लतीफ कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, शाहिद लतीफ जी की बात नहीं कर रहा हूँ। चौधरी का चांद जो फिल्म एम सदीक की बनी, वो एक छपी हुई मैं भी उर्दू। संजीत जी, हम दो दो जगह से बात कर रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, पहले चौधरी का चांद शाहिद लतीफ कर रहे थे हाँ, उसी वो नाम तो से उनकी बहुत फिल्म। हाँ इनकम्प्लीट फिल्में हैं। वो क्या हाँ जी होता जी, था, अभी गौरी करके फिल्म थी जो अपने बीवी के साथ चलिए हम बना लोग रहे आगे थे, बात करें। गाना। हाँ, इस पर कोई, हाँ हाँ बोलिए मेरे अमिताभ जी। ख्याल में ये एक, हाँ नहीं नहीं, एक बात, ये जो बात है दरअसल, जो गुरुदत्त के व्यक्तित्व का ये पहलू जो आप हम सामने ला रहे हैं, चर्चा में जो सामने आ रहा है रादर, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के तौर पर उनकी एक अलग छवि प्रस्तुत करता है। जिस किस्म का जो मेलनकोलिया उन्होंने पर्दे पर प्रेजेंट किया। के साथ सौम्या कुछ कहना चाह रही है? हाँ, मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से गुरुदत्त के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्वर्जेशन जो इम्पोर्टेंट है, वो ये भी है कि कंप्लीट फिल्मों में जो बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स हैं जो निकल के आते हैं, जो और फिल्म मेकर्स में शायद उतना ज्यादा उभर के नहीं आते,
मतलब समाज के कॉन्टेक्स्ट में तो आते ही हैं, लेकिन चाहे वो मेलंकोलिया के एंगल में हो या पॉलिटिक्स के एंगल में हो, मतलब जब हम लिरिक्स सुन रहे हैं, जब हम म्यूजिक का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, जब हम स्क्रीन प्ले का कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, जब हम मतलब सिनेमाटोग्राफी तो खैर जितना कहा जाए कम है, जो एडिट का कॉन्टेक्स्ट है, जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है, मतलब वो जो प्यासा का जो ड्रीम सीक्वेंस है, हम आपकी आंखों में का जो पूरा सीक्वेंस है, उस पे काफी ओड्स हो चुके हैं उसके बाद हिंदी सिनेमा में। तो मुझे लगता है कि उन सारे पहलुओं के बारे में भी अगर बात हो कि एक फिल्म मेकर और एक डायरेक्टर सिर्फ एक फिल्म या अपनी एक शैली में नहीं होता, उसका इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स टू डू विद द फिल्म बहुत बड़ा होता है, और तब वो फिल्म एक उभर के एक एलिवेटेड फिल्म बनती है। तो चाहे, और मैं पारक साहब से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अर्लियर फिल्मोग्राफी भी देखनी बहुत जरूरी है। तो मतलब जब आप सीआईडी भी देखते हैं, जाहिर है, उसमें बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी जो एक्चुअली पिक्चराइजेशंस हैं, उसमें भी आप लाइट एंड शैडो का कॉन्टेक्स्ट देख सकते हैं, या जो एक कॉन्टेक्स्ट है टेक्निकल्स देखने का। मुझे लगता है गुरुदत्त के बारे में बात करने के टाइम पे ये सारी चीजें अगर हम और ज्यादा बात करेंगे, हम सब और शायद एनरिच हो उन कॉन्वर्सेशन बिल्कुल हम से। और बात करेंगे। हाँ जाहिर बात है, आज गुरुदत्त पर बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया और ये चूंकि उनके जन्म शताब्दी का साल है, तो हम उनके बारे में और बात करेंगे और विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर जिनकी आज हमने यहाँ पर चर्चा की है, उनमें एक एक पहलू पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं, एक एक फिल्म पर बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हितेंद्र जी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था उनकी एक फिल्म का, जिसका नाम शायद वो भूल गए। तो उस फिल्म का नाम बहुरानी था, जो माला सिन्हा के साथ उनकी फिल्म है। उसमें वो गाना बड़ा मशहूर है, मैं जागूं सारे रैन सजन तुम सो जाओ। बड़ा अच्छा गाना है। लेकिन वो कुल मिला करके खैर ये बातचीत इस लिहाज से बहुत दिलचस्प भी है और दर्शकों के लिए कहना चाहिए उसमें बहुत सारे तत्व हैं जो कि उनकी जानकारियां भी बढ़ाएंगे और उनकी समझदारी भी बढ़ाएंगे किसी फिल्मकार के बारे में। पारक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं एक बात संक्षेप, बहुत संक्षेप। जी जी जी। हाँ, बहुत ही संक्षेप। अभी हालांकि आपके पास टाइम है। नहीं नहीं, टाइम ज्यादा नहीं है। समय नहीं है ज्यादा। एक जो ये जनरल बात है, फिल्म हमारे सामने जब आती है तो एक उसमें राइटर होता है, एक डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और उनका जो ये क्रेडिट का मसला है, ये मेरे जैसे फिल्म देखने वाले और फिल्मकार करने वालों को कई बार जानकारी नहीं होती, हो नहीं सकती, क्योंकि ये चीजें जो है ज्यादातर वे लोग या जो शोध कर रहे हैं या जो पत्रकार हैं वो सामने लाते हैं। हमारे सामने एक फिल्म है जो गुरुदत्त ने बनाई है, प्रोड्यूस की है, और गुरुदत्त ने अपने ढंग से हमारे सामने आते हैं, प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं, कलाकार के रूप में आते हैं। ठीक है, अब हमें जानकारी मिलती है कि एक्स को उसका क्रेडिट दिया गया, वाई को नहीं दिया गया, ये सब चीजें। ये अब इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं राज कपूर की चर्चा करना चाहता हूँ। राज कपूर ने भी अपने पूरे जीवन में 10 फिल्मों को ही डायरेक्ट किया, लेकिन प्रोड्यूस उन्होंने 17-18 फिल्मों को किया। और कुछ फिल्में जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है राज कपूर के, उसमें न राज कपूर ने काम किया है, न राज कपूर ने डायरेक्ट किया है, न कुछ नहीं किया है सिवाय प्रोड्यूसर के। मेरा अपना विचार यह है कि जब गुरुदत्त ने यह तय किया कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं ये एक्स फिल्म बनाऊंगा, वाई बनाऊंगा, जेड बनाऊंगा, तो उसके बाद में उसकी कहानी किसकी है, उसमें निर्देशन किसका है, वो मेरे ख्याल में सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले यही है कि ये गुरुदत्त की फिल्म है, क्योंकि गुरुदत्त ने ये तय किया कि उसे ये फिल्म बनानी है। साहब बीबी और गुलाम में जो मैंने वीके मूर्ति का पढ़ा था मैंने, तो उसमें ये मालूम पड़ता है कि वो कितने ज्यादा उस फिल्म बनाने को उत्सुक थे। वो पूरी तरह से उसमें चाहते थे कि वो फिल्म बने, और इसके लिए उन्होंने विमल मित्र की किताब पढ़ी थी, विमल मित्र को बुलाया, अबरार अलवी को उसके साथ लगाया। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर गुरुदत्त पर चर्चा करना इसलिए केंद्रीय महत्व की चीज है गुरुदत्त की फिल्मों में, चाहे वो मिस्टर एंड मिसेज 55 हो और चाहे साई बीबी और गुलाम हो या कोई भी हो, क्योंकि गुरुदत्त उसके केंद्र में है कहीं ना कहीं। और जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अपनी भूमिका किस तरह से करता है। जैसे तीसरी कसम में हम शैलेंद्र की चर्चा करते हैं और उसमें जो सबसे कम इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो है डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य। तो ये कई चीजें हैं मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक में बात है, इन बिल्कुल। मसलों। नहीं नहीं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। जहां तक साहब बीबी और गुलाम का जिक्र आता है बार बार, तो उसमें मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि साहब बीबी और गुलाम जब जो फिल्म बनी थी, गुरुदत्त जाहिर बात है उस वक्त कागज के फूल की भयंकर नाकामी से उबरने की कोशिश कर रहे थे, और उनको ये था कि भाई अगर मेरी बात इस फिल्म ने भी कहीं घाटा खा लिया तो क्या होगा। और के आसिफ से उनकी मुलाकात का जिक्र जो है वो विमल मित्र अपनी किताब में भी किया है। बिछड़े सभी बारी बारी जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब के आसिफ मुगल आजम की मतलब बेमिसाल कामयाबी से जो है और बेशुमार दौलत से जो है एकदम लबरेज थे और उनके घर में महफिलों का दौर चलता था, तो एक दिन विमल मित्र और गुरुदत्त और अबरार अरबी उनके यहाँ पहुंचे शाम को। तो के आसिफ ने उनसे कहा कि भाई तुम ये जो फिल्म बनाई है तुमने, इसका तुम एंड बदल दो। ये जो है ये जिस तरह से तुम दिखा रहे हो ये दुखांतिका नहीं, बोले चलेगी नहीं। तो गुरुदत्त बहुत डर गए। उनको लगा यार कि आसिफ जो कि खुद इतना बड़ा कामयाब फिल्मकार है वो इस तरह की बातें कह रहा है, तो वो लौटे, सोचते रहे। फिर दोबारा इत्तेफाकन उन्होंने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट वगैरह मंगवाई, फिर गए, फिर एक दिन दोबारा गए तो क्या आसिफ से उनका कि नहीं यार तुम इसका एंड जो है चेंज कर दो, ये इसको हैप्पी एंडिंग दिखा दो कि जो है छोटी बहू जो है अपने पति के साथ उसका समझौता हो गया, सब कुछ हो गया। लौटे, उन्होंने यहाँ तक इतना डर गए थे, उन्होंने बाकायदा जो आप कहे मतलब ये हुआ कि भाई दोबारा से उसका एंड शूट किया जाएगा और मीना कुमारी को, वहीदा रहमान को, सबको इत्तला दे दी गई कि भाई सेट फिर से खड़ा किया जाएगा वगैरह। फिर लेकिन फिर जो बात होती है, और इसीलिए जो फिल्मकार की शख्सियत है वो मायने रखती है कि उन्होंने फिर आखिर में जो है उनका जो अंतर्द्वंद था उसमें ये चीज हावी हुई। उन्होंने कहा नहीं, कि आसिफ की अपनी सेंसिबिलिटी होगी, मेरी अपनी सेंसिबिलिटी है, और मैं मानता हूं कि यह फिल्म इसी तरह से खत्म होनी चाहिए, और जो इसका एक दुखांत है वो उसी तरह से रहना चाहिए। दर्शक को अगर अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं देख अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे। और फिर हम जानते हैं हिस्ट्री क्रिएट हो गई। साहब बीबी और गुलाम न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही, बल्कि उसने कामयाबी के अलग तरह के झंडे भी गाड़े, उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिले, सब कुछ हुआ, बहुत सारी बातें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक फिल्मकार को बड़ा बनाती हैं, और इसीलिए जो है उसमें विवाद भी जुड़ते हैं, बहुत सारी बातें। गुरुदत्त की शख्सियत के बहाने हम सिनेमा पर चर्चा कर रहे हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि ये साल जो है वो भारतीय सिनेमा के कुछ दिग्गजों को नए सिरे से याद करने का साल है, जिनमें सलील चौधरी का नाम मैंने लिया, जिनमें ऋत्विक घटक का जिक्र भी आता है। तो हम इन पर भी चर्चा करेंगे, गुरुदत्त पर भी बार बार लौटेंगे। बहरहाल आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कि बड़े सब्र के साथ उन्होंने इसको देखा सुना। हम फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।